हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी, जो आपका 10 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को स्किप करना बिल्कुल नहीं करिएगा, ताकि वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल क्या आपका साक्षरता शब्द की परिभाषा लीजिए। जितना भी सवाल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद रखिए। किसी व्यक्ति को पढ़ने और लिखने की जो क्षमता होता है, वह पढ़ा लिखा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साक्षरता बोलते हैं। ठीक है, जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो लिखिए किसी व्यक्ति को पढ़ने और लिखने की जो क्षमता होता है, पढ़ लिख सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साक्षर व्यक्ति बोलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ऋतु प्रवास। देखिए याद रखिएगा, तू है। ठीक है, ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे देखिए तू है। ठीक है, तो ऋतु प्रवास का अर्थ होता है एक विशेष मौसम में, क्या बोल रहा है? ऋतु प्रवास का अर्थ है एक विशेष मौसम के दौरान लोगों या जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। कोई विशेष मौसम में जब लोग ये जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान में चल जाता है, आमतौर पर काम या बेहतर रहने की स्थिति की तलाश में एक जगह से लोग दूसरे जगह चला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋतु प्रवास बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है भूमध्य सागर की कृषि में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भूमध्य सागरीय कृषि में मुख्य रूप से खट्टे फल जैसे जैतून, अंगूर और अंजीर जैसे फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट सवाल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? तो याद रखिएगा, विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने वाला जो व्यापार है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। जो अलग अलग देशों के बीच किसी वस्तु या सेवाओं को लेना और बेचना। उसके बाद बोल रहा है किसी एक लोहा और इस्पात उद्योग का नाम बताइए। तो बोल रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको हम लोग टिस्को बोलते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रमुख सड़क मार्ग है, क्या है? एक प्रमुख सड़क मार्ग है जो देश के विभिन्न राज्यों और शहरों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, और केंद्र सरकार द्वारा क्या होता है? प्रबंधित होता है। आगे देखिए, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल, नगरीकरण से आप क्या समझते हैं? तो बोल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रवास। क्या बोल रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का जो प्रवास होता है, गांव से लोग शहर में जाता है, या शहर से आकर शहर के आकार की संख्या में वृद्धि की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? नगरीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल, मानव भूगोल के दो शाखाओं का नाम बताइए। तो याद रखिएगा, जो मानव भूगोल जो है उसका दो शाखाओं का नाम, तो एक हमारा जनसंख्या भूगोल हो जाएगा और एक हमारा आर्थिक भूगोल हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, रेल परिवहन का 3 लाभ बताइए। तो रेल परिवहन क्या? लंबी दूरी तक, अगर कोई चीज़ लंबी दूरी हो, किसी भारी सामान या बड़ी संख्या में यात्रियों को ले जाने में सक्षम रहता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा? देश के आर्थिक विकास में क्या होता है? सहायक होता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखिएगा? अन्य परिवहन साधनों की तुलना में सबसे अधिक ऊर्जा कुशल होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 3 महत्वपूर्ण उपायों को सुझाव बताइए या उपाय बताइए। तो सबसे पहले आंसर में लिखेंगे औद्योगिक कचरे को सीधे जल स्रोतों में जाने से पहले उपचारित किया जाना चाहिए। दूसरा लिखेंगे घरेलू जो सीवेज का उचित निपटान और उपचार संयंत्रों का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद क्या लिखेंगे? लोगों को जल संरक्षण और प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना चाहिए। आगे देखिए क्या बोल रहा है, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो क्या लिखेंगे? भारत के विदेशी व्यापार के प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले लिखेंगे व्यापार की मात्रा में वृद्धि। भारत के कुल विदेशी व्यापार की मात्रा और मूल्य दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। उसके बाद लिखेंगे व्यापार की संरचना में बदलाव। पारंपरिक निर्यात जैसे चाय, जूट से हटकर अब इंजीनियरिंग, सामान, रत्न और आभूषण जैसे सॉफ्टवेयर जैसे नए क्षेत्रों का प्रभुत्व होता है। व्यापार की दशा में बदलाव, जैसे भारत का व्यापार अब केवल पारंपरिक साझेदारों जैसे यूएसए तक सीमित नहीं है, बल्कि यूएई, चीन और दक्षिण पूर्व एशियाओं और नए बाज़ारों तक फैला हुआ है। उसके बाद आयात में पेट्रोलियम और पूंजीगत वस्तुओं का प्रभुत्व। भारत में आयात बिल का एक बड़ा हिस्सा है कच्चे माल और मशीनरी जैसी पूंजीगत वस्तुओं से बना होता है। उसके बाद देखिए बोल रहा है भारत में, यहाँ पर देखिए क्या होगा? भौम होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, यहाँ पर भौम होगा। भौम जल संसाधनों का एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, भौम जल संसाधन। तो यहाँ देखिए भारत में जल संसाधन क्या है? तो लिखेंगे भारत में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है,
लेकिन उसका वितरण असमान है। क्या बोल रहा है, जो सतही जल, तो क्या बोल रहा है, इसमें नदियाँ, झील, तालाब शामिल है जो सिंचाई और पेयजल के लिए मुख्य स्रोत है। उसके बाद बोल रहा है भूजल, ये एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कृषि के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसका अत्यधिक दोहन भी हो रहा है। तीसरा लिखेंगे चुनौतियाँ, जल प्रदूषण, असमान वितरण और जलवायु परिवर्तन के कारण जल संसाधनों का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। आगे देखते हैं, भारत में कृषि की विशेषताओं का वर्णन करिए। तो देखिए भारत में कृषि का विशेषताएं क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जीवन निर्वाह प्रकृति, अधिकांश किसानों के लिए कृषि जीवन यापन का एक साधन है, ना कि पूरी तरह से व्यावसायिक उद्यम है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, मानसून पर निर्भरता, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के बावजूद भारतीय कृषि अभी भी काफ़ी हद तक मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर होता है। तीसरा क्या लिखेंगे, फसलों का विविधता, देश के विविध जलवायु के कारण, अलग अलग जलवायु के कारण, जैसे चावल, जैसे खाद्यान्न में चावल, गेहूँ, नकदी फसलों में गन्ना, कपास, दोनों की खेती की जाती है। छोटे और खंडित खेत, अधिकांश कृषि योग्य छोटे भूखंडों में विभाजित होते हैं, जिससे आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग मुश्किल हो जाता है। देखिए भारत में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण अधिवासों के लिए उत्तरदायी कारकों का व्याख्या करिए। तो लिखेंगे भारत अधिवासों के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक। सबसे पहला लिखेंगे भौगोलिक विशेषताएं, मैदानी इलाकों में समतल भूमि सघन अधिवासों को बढ़ावा देता है। अगर मैदानी भूमि है, समतल है, तो वहाँ लोग ज़्यादा रहेगा, जबकि पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका में बिखरा हुआ अर्ध सघन मतलब कम आबादी रहेगा। उससे जल उपलब्धता, जल स्रोतों जैसे नदियों, झीलों के पास अधिवास का संकेंद्रण ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी या जीवन कृषि के लिए आवश्यक है। उसके बाद जलवायु, कठोर जलवायु परिस्थिति, अत्यधिक ठंड और गर्मी वाले क्षेत्रों में बस्तियां विरल होती है, जबकि अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में सघन बस्तियां पाई जाती है। मिट्टी की उर्वरता, उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र में ज़्यादातर लोग घनी आबादी होगा और वहाँ के आकर्षित बस्तियों को आकर्षित करेगा, क्योंकि वहाँ का कृषि समर्थन करते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए ध्यान रखिएगा, प्रास नहीं होगा, प्रवास होगा। क्या होगा, प्रवास। प्रवास के किन्हीं दो अपकर्ष कारक का उल्लेख करिए। तो प्रवास के अपकर्ष कारक क्या होगा, सबसे पहले बेहतर आर्थिक विकास, रोजगार, अधिक अवसर और उच्च वेतन की संभावना लोगों को ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर आकर्षित करता है। क्या हो रहा है, रोजगार के तलाश में या ज़्यादा वेतन के तलाश में लोग गांव से शहर की ओर आता है। बेहतर जीवन स्तर, बेहतर शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा हो, अन्य बुनियादी सुविधाओं को उपलब्धता के कारण भी गाँव से लोग शहर में आता है, ये भी हमारा अपकर्ष कारक है। आगे देखिए, मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो लिखेंगे मिश्रित कृषि के प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले लिखेंगे फसल उत्पादन और पशुपालन का संयोजन, जैसे मिश्रित कृषि में फसल उगाना और पशुधन, जैसे मवेशी, भेड़, सुअर पालन एक साथ किया जाता है। उसके बाद आय के दोहरे स्रोत, यह किसानों को फसल की विफलता या बाजार में उतार चढ़ाव के जोखिम को कम करते हुए आय के दो स्रोत माने जाते हैं। संसाधनों को कुशल उपयोग, पशुओं के गोबर का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और बाहरी उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है। उच्च पूंजी निवेश, इस प्रकार के कृषि के लिए मशीनरी और पशुधन दोनों में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे वह अक्सर विकसित क्षेत्र में प्रचलित होती है।